Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। असर्शन और रीजन 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम आते हैं पिछले कई साल से, जब से ऑनलाइन हुआ है पेपर 2020-21 के समय से, यानी 20 वाला पेपर 21 में हुआ था, तो तब से ही जो है आपके ये 5-6 क्वेश्चन आते हैं। 4 मिनिमम है, 6-7 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये क्वेश्चंस कई लोगों को मुश्किल लगते हैं, इनकी ट्रिक क्या हो सकती है, इन क्वेश्चंस को कैसे हम थोड़े से स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो समय ज़्यादा लेते हैं आपका पढ़ने में, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और किसी भी टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी इसका कुछ फिक्स नहीं है कि प्याजे से ही आ जाए। पूरे जितने भी आपके 30-35 टॉपिक हैं, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो इसके लिए आपकी एक तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, दूसरा पढ़ के समझना क्वेश्चन को, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। और तीसरा एक और छोटा सा ट्रिक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करें आज का सेशन, फटाफट समझेंगे, है ना। इनको मुश्किल है नहीं ये प्रश्न, लेकिन क्योंकि जिस तरह पूछे जाते हैं और पेडागोजी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए हमें ये मुश्किल लगते हैं। तो ये आपको मुश्किल ना लगे, उसके लिए जो है आज हम प्रयास करेंगे कि इनको सॉल्व करना कैसे है, क्योंकि ये बाहर तो नहीं जा रहे, अब सिलेबस में तो ये रहेंगे, हैं पिछले 4-5 सालों से। तो अब आपको ये इनको टैकल करना सीखना है। ठीक, हर बार आते हैं, किसी भी टॉपिक से आ जाते हैं, तो एक अप्रोच आपकी डेवलप हो जाएगी इस सेशन के बाद। ये पीडीएफ आई नो, बाकी पीडीएफ्स भी जो है पेंडिंग है। हमारी टीम में भी तबीयत खराब रही लोगों की, बहुत ही कोल्ड का, और दिल्ली में जो है पोल्यूशन का पूरा समय है, तो सब अभी तक मेरा गला जो है और कोल्ड जो है प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, तो इस चक्कर में पीडीएफ्स आपकी डिले हुई हैं। ये आपको टेलीग्राम पे एक साथ ही मिल जाएंगी सारी पीडीएफ, जो क्लास 1 से लेकर के अभी तक की। ठीक है ना। तो गुड इवनिंग है भाई सभी को, गुड इवनिंग। चलिए शुरू कर रहे हैं, फटाफट समझते हैं कहानी क्या है। कई दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ना किया हो तो, और कोई और विचार हो तो आप बाद में कमेंट्स में बता सकते हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन हम इस तरह के करने वाले हैं, कितने ठीक हुए वो भी आप बताएंगे। नए पुराने सब तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, अगर हम देखें यहाँ, तो अगर आपको ये 15-20 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, आपसे ये क्वेश्चन गलत होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप एक अप्रोच डेवलप कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे जैसे आप आते जाएं, वैसे वैसे शेयर भी करते जाएं बाकी लोगों के साथ कि क्लास आपकी लाइव हो गई है। लेट लतीफ थोड़े चलते हैं हम, बट काम जो है वो अच्छा करते हैं। असर्शन और रीजन, AR के क्वेश्चन इसको हम बोलते हैं। सिंपल जो फंडा है, ये बैच है करियरविल पे, किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाकर के KVS का, पेडागोजी स्पेशल, DTPS भी और CTET के बैचेस, इनमें एडमिशंस ओपन है 3-4 बैचेस में। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देती हूँ A और R के क्वेश्चंस सॉल्व करने का। असर्शन रीजन कहते हैं ना इसमें, तो इसमें 3 स्टेप प्रोसेस होती है। A को चेक करो कि ये कथन असर्शन ठीक है कि नहीं है, फिर आप R को चेक करते हो कि ये ठीक है कि नहीं है। यदि दोनों ठीक हैं तो आपकी 3rd स्टेप प्रोसेस होती है कि ये एक दूसरे के लिए ठीक है कि नहीं है, यानी आप लगा के देखते हो बिकॉज या फिर वाई, यानी ये जो बात A में कही गई है वो क्यों सही है R के कॉन्टेक्स्ट में, यानी ये जो राज और सिमरन है एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। यानी हो सकता है ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक हो, R जो इसका रीजन दिया है वो अपने आप में ठीक हो, लेकिन क्या इसके बिकॉज का जवाब ये A दे पा रहा है, तब जाकर के A and R बोथ ट्रू और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नहीं तो अगर A रिजेक्ट हो गया, A रॉन्ग है और R भी रॉन्ग है, तो फिर तो सिंपल ही हो जाएगा। तो आपको ये देखना होता है कि A सही है कि नहीं, R सही है कि नहीं, फिर दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। दोनों में से कोई एक भी गलत निकल जाए तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों सही या दोनों गलत हो सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन या कोई एक चीज इसमें से गलत है। दोनों सही हो तब आप तीसरी स्टेज पे जाते हैं कि भाई A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये कहानी आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब हम इसको अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे, क्या कहता है, चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद लव, केयर एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड लर्न इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड बोले तो 2 से 6 वर्ष के दौरान क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि बच्चों को ढेर सारा प्यार आपको देना चाहिए, केयर करनी चाहिए उनका देखभाल, है ना, वार्मिथ एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड लर्न इन अर्ली चाइल्डहुड। बहुत सारे अवसर खेलने के, कूदने के, डेवलप होने के मिलने चाहिए बच्चे को, तो देखभाल और बहुत सारे अवसर प्रदान करने चाहिए। कब, प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। तो यहाँ बच्चा खेले कूदे, उसको प्यार दिया जाए, है ना, उसकी केयर की जाए, उसको प्रेम मिले और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले जिसमें बच्चा खेल कूद करके अपनी समझ विकसित करे, प्ले वे में जाए, ये वही एज है। ठीक है ना। इसी को हम अंजलि क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं प्याजी की भाषा में। ठीक है, ये वही एज है जिसमें बॉर्नवीटा का एड आपको ये बताता है कि बच्चे के दिमाग का विकास 90% दिमाग का विकास 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, यानी ये बहुत ही क्रूशियल एज है, महत्वपूर्ण अवस्था है। ये बात तो सही है कि अर्ली चाइल्डहुड में हमें ये सारे अवसर देने चाहिए, कोई नेगेटिव बात तो नहीं है कि अवसर ना दें, कोई रीजन तो नहीं है हमारे पास कि अवसर मत दो। तो ये ए इज ट्रू,
इतना पढ़ के हमें समझ में आ गया एक स्टेटमेंट। आपको इसको देख के घबराना नहीं है ना, आपने घबराना नहीं है। आपको पहले स्टेप ए चेक करना है, फिर आर चेक करना है। और जितने ज्यादा क्वेश्चन ये वाले प्रैक्टिस कर लोगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी, पेपर में समय कम लगेगा सॉल्व करने में। क्योंकि इसका एक ड्रॉबैक यही है, ये क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं होते बट समय ज्यादा ले लेते हैं आपसे सॉल्व करने में। रीजन क्या है इसका जो इन्होंने दिया है, आर क्या है, आउटकम ऑफ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली मॉडिफाइड इन लेटर ईयर्स। यानी जो गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। यानी सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड, यानी बचपन में अगर प्रेम नहीं मिला, खाना ठीक से नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला तो आगे ट्रस्ट से लेकर के और बहुत सारे कॉन्फिडेंस से लेके सेल्फ एस्टीम से लेके बच्चे में बहुत सारी दिक्कतें बाद में वो महसूस करेगा, क्योंकि बचपन में प्रेम नहीं मिला या केयर नहीं मिली या खेलने कूदने के अवसर नहीं मिले। तो जितना बेहतर विकास हो सकता था, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, पोषण जिसको हम कुपोषण का शिकार कहते हैं ना, वो आमिर खान वाला ऐड आता था टीवी में कि भारत में इतने बच्चे जो है हर साल कुपोषण के शिकार होते हैं, यानी माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जितना मिलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि एक हमारी संतुलित आहार की जब हम बात करते हैं कि जिस आहार में सारे ही पोषक तत्व समान मात्रा में हो, बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, वो भी नहीं मिला बच्चे को बचपन में। खेलने का भी मौका नहीं मिला, खाने को भी ठीक से नहीं मिला, प्रेम भी ठीक से नहीं मिला, तो इमोशनली भी बैंड बज गई। तो ये सब का जो प्रभाव है इसको आप बाद में इजीली चेंज कर सकते हैं, ये कहना गलत होगा। जो शुरुआती बचपन, ये पूरी डिबेट है कि अर्ली वर्सेस लेटर डेवलपमेंट की, कि जो आपके पूरे जीवन के शुरुआती साल हैं अगर वहां पे कमी रह गई तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे लाइफ लॉन्ग भी, वो जो वंचित रह जाना है। क्योंकि अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस का प्रभाव ज्यादा होता है बाद वाले से। बचपन नहीं भूलते हो आप, आपके पास आज कितने भी पैसे आ जाएं, अगर गरीबी में बहुत ज्यादा सीवियर गरीबी आपने देखी है बचपन में, तो वो कहीं ना कहीं एक डर रहता है। या फिर सेक्सुअल अब्यूज बच्चे के साथ बचपन में अगर हुआ है तो वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए कल को, फिर भी वो सेफ महसूस ना करना कहीं ना कहीं साथ चलता है। तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारी काउंसलिंग के बावजूद भी पूरी तरह से इंपैक्ट को नल एंड वॉइड नहीं कर सकते हम, जो शुरुआती बचपन में हुआ है इंपैक्ट। इवन फ्रॉइड तो कहते हैं 7 साल तक आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म हो गई, उसके बाद तो बस गेम है। तो ये कहना यहाँ पे गलत है, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में आप ऐसे बदल देंगे। शुरुआत का जीवन जो है नींव है आपके लिए, नींव ही खराब हो जाएगी तो दिक्कत होगी। ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं। तो ये ए तो सही था कि भाई केयर दो, क्यों दो केयर, क्योंकि ये सब चीजें अच्छे से बच्चे को विकसित करने में मदद करेंगी। लेकिन ये डेप्राइव चाइल्डहुड को आप रिवर्स कर देंगे तो आपको भी पता है कि डेवलपमेंट में रिवर्स नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अमेंडेबिलिटी कर सकते हो, है ना, संशोधन कर सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट में रिवर्स गियर नहीं होता, ऑटो की तरह पीछे धक्का मार के ले जाना पड़ता है। तो आप रिवर्स में जाकर के ठीक नहीं कर पाओगे जो अर्ली चाइल्डहुड, जो मेन विकसित होने की उम्र थी बच्चे की, अगर उस समय पे चीजें नहीं मिल पाई तो ए तो रॉन्ग हो गया, ये आर तो रॉन्ग हो गया, सिंपल है। फिर तो इसमें थर्ड स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है कि आर ए के लिए सही है कि नहीं है, ये तो अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, आपकी पेडागोजिकल नॉलेज ये बता देगी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सिंपल है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कितने लोग दे पा रहे हैं, 64% लोग सही जवाब इसका दे रहे हैं कि भाई ए तो सही है बट आर गलत है। अब एक दूसरे के लिए सही है नहीं सही है वो तो स्टेप तब चेक करते हैं हम, पहले हमने ये देख लिया हो कि ए और आर एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। इन दोनों का अपने आप में सही होना बहुत जरूरी है, तभी आप तीसरे स्टेप पे जाते हैं जो मैं आपको यहां बता रही थी कि अगर ये ए और आर ही ठीक नहीं है, यानी ये ए और आर असर्शन यानी कथन और कारण, ये अपने आप में अगर ठीक नहीं है तो आपको चेक ही नहीं करना कि ये आर ए के लिए ठीक है कि नहीं है। इन दोनों के ठीक होने के बाद, यानी अपने आप में ये राइट है, फिर आप तीसरा स्टेप होता है कि एक दूसरे के लिए राइट है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? ये कहता है टीचर शुड फोकस अपॉन एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू डेवलप मेटा कॉग्निशन एबिलिटी टू थिंक ऑन वंस ओन थिंकिंग। यानी अध्यापकों को बच्चों में अधिसंज्ञान या परासंज्ञान, अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। यानी मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंप्रूव करने की बात करनी चाहिए टीचर्स को बच्चों में। मेटा कॉग्निशन क्या है, हर बार एक क्वेश्चन आता है, 2018 से लगातार आ रहा है, 25 आ गया है अब, है ना, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो मेटा कॉग्निशन है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, बच्चा खुद की ही प्लानिंग को, खुद की ही थिंकिंग को रिफ्लेक्ट कर पाए, रिव्यू कर पाए, प्लान बना पाए, स्ट्रेटेजाइज कर पाए। आपने स्ट्रेटेजी बनाई होगी, इतने सिलेबस को इतने टाइम तक खत्म कर लूंगा, फिर खुद से ये सवाल पूछना है। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ये सब मेटा कॉग्निशन में आते हैं। यानी अपनी ही थिंकिंग को, अपने ही चिंतन को सेल्फ रेगुलेट कर पाना, दिशा दे पाना। ठीक है ना। तो अध्यापक को बच्चों में अधिसंज्ञान, अपने ही यानी कॉग्निशन पे भी सोच पाना, बियॉन्ड कॉग्निशन जा पाना, मेटा कॉग्निशन। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, जो फेसबुक ने भी मेटा बनाया ना, यानी बियॉन्ड दिस जो एग्जिस्ट करता है। तो थिंकिंग के बियॉन्ड जाना, थिंकिंग पे सोच पाना। तो ये तो अच्छी बात है, बच्चे के दिमागी विकास के लिए अच्छा होता है, पॉजिटिव बात है कि
मेटाकॉग्निशन इज द एबिलिटी टू थिंक ऑन वंस ओन थिंकिंग, अपनी चिंतन कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं ओवर थिंक क्यों कर रहा हूं, इस बात पे आप सोच पा रहे हो। दैट मीन्स आप मेटाकॉग्निशन लगा पा रहे हो, है ना, आप रीजंस ढूंढ पा रहे हो, आप अपनी प्लानिंग में रिव्यू स्ट्रेटेजाइज ये सब कर पा रहे हो, रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो। बात तो सही है, मेटाकॉग्निशन डेवलप कराना चाहिए टीचर्स में, पॉजिटिव बात होती है। रीजन क्या है इसका? मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इज हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन टू सेल्फ रेगुलेट देयर थिंकिंग, यानी ये जो अधिसंज्ञानात्मक या परासंज्ञानात्मक ज्ञान होता है वो बच्चों को अपने चिंतन को स्वयं नियंत्रित करने में मदद देता है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आप ओवरथिंक क्यों कर रहे हैं या आपको पेपर कैसे निकालना है, इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, तो आप खुद को ही तो दिशा दे रहे हैं, अपने एक्शंस को ही आप रेगुलेट कर पाएंगे, इतने घंटे पढ़ाई हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आप अपने ही चिंतन को दिशा दे पा रहे हैं, अपने ही चिंतन पे सोच पा रहे हैं। अब ये भी सही है, ये भी सही है, अब आपको चेक करना है कि क्या ये इसके लिए सही है, बीच में बिकॉज लगा के देख लो। टीचर शुड फोकस अपॉन एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू डेवलप मेटाकॉग्निशन एबिलिटी टू थिंक ऑन वंस ओन एबिलिटी बिकॉज, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इज हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन टू सेल्फ रेगुलेट देयर थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है कि मेटाकॉग्निटिव नॉलेज जो है वो हेल्प करती है बच्चों को अपने ज्ञान को दिशा देने में, नियंत्रित करने में। क्योंकि तो सही है, ये इसके साथ बिकॉज लगाने पे सही बैठ रहा है, यानी दोनों सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं। आगे बढ़ेंगे, सारा खेल पढ़ के समझने का है और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है टॉपिक्स को लेके उसका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है? असर्शन यानी कथन है, अ टीचर शुड अडॉप्ट अ कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन हर क्लास गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देनी चाहिए, एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। यानी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, यानी बच्चा जिस संदर्भ से आ रहा है, उसके यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है ना, कोई स्पेशल ओकेजन है, ओनम हो सकता है, कोई बच्चा केरला से हो, कोई बच्चा पंजाब से हो, तो अलग अलग त्योहार, अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए? कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी को अपनाना चाहिए, जहां गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वो जिस संदर्भ से आता है, जिस तरह खाना लाता है, जिस तरह की भाषा लाता है, उस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो बात तो सही है। रीजन क्या है इसका? स्कूल्स नीड टू फॉलो स्ट्रक्चर्ड, ये ऐसा ही है जैसे आपका एक दोस्त है जो मुस्लिम है, आपका एक दोस्त है जो पंजाबी है, आप हैं जो क्रिश्चियन है, एक व्यक्ति है जो हिंदू है, चारों एक दूसरे के त्योहार पे घर जाते हैं। अभी वो होम बाउंड एक मूवी आई थी ना, तो वो देख रहे हैं कि वो ईद पे उसके घर खाने जा रहा है और ये दिवाली पे आ रहा है। दो दोस्तों की कहानी है बेसिकली। तो टीचिंग, अगर टीचर क्लासरूम से अगर बच्चे ने ये सीखा हो कि हाँ सभी कल्चर के लोग शांति से रह सकते हैं, तो ये अच्छी बात होगी। रीजन क्या है? स्कूल्स नीड टू फॉलो स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म करिकुलम एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द क्लासरूम। ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म करिकुलम, यानी स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म करिकुलम अपनाना है। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है, मेथड्स में अच्छी नहीं लगती। ये बात मैं बहुत बार कहती हूं कि यूनिफॉर्म मेथड्स नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स नहीं होने चाहिए। ये हम टैग वर्ड्स कल करेंगे, उसमें भी आएगा। यूनिफॉर्मिटी सिर्फ कपड़ों में अच्छी लगती है कि यूनिफॉर्म एक जैसी पहन के आ गए बच्चे, अमीर गरीब का फर्क नहीं है, ज्यादा समय नहीं व्यर्थ हुआ। लेकिन मेथड्स में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अच्छी लगती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने चाहिए। यूनिफॉर्म मेथड्स ठीक नहीं होते, ये अपने आप में गलत है ना, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान मत दो भाई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं दोगे तो रोबोट्स बन जाएंगे। हर बच्चा अलग है, किसी के घर में कोई भाषा बोली जाती होगी, किसी के घर में कोई खाना खाया जाता होगा, किसी घर में कोई और त्योहार मनाया जाता होगा। तो ये कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान मत दो। तो ये तो सही था, ये आर गलत हो गया इसका, ये अपने आप में ही गलत है। तो फिर तीसरा स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए गलत है नहीं है, जो अपने आप में ही गलत है वो किसी के लिए सही क्या होगा? भाई सिंपल बात है ना, अगर आर पहले ही गलत हो जाए तो उसको एक के लिए क्या चेक करना? जो आदमी खुद में बर्बाद है वो किसी के लिए भी क्या सही है? पहले तो आपको अपने लिए ठीक होना है ना। तो आर तो गलत ही है, यहाँ पे ए ट्रू है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन, जो कि आप लोग 75% लोग दे ही रहे हैं। बात सही है, बहुत बढ़िया। कोई क्लास का टाइम बता दो। रेखा जी मत पूछे टाइम हमारा फिक्स नहीं हो पा रहा है। हमारी कोशिश तो रहती है कि 9 बजे करें, बट 9:30, 9:45, 10 ऐसे चल रहा है। ये अभी सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं पिछले 1.5-2 महीने में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो बीच में ये हमारे साथ तो वो खत्म हो गया, और DEET+B की ऑफलाइन क्लासेस हो, है ना, और फिर तबीयत भी बिगड़ गई है। अभी भी मुझे फीवरिश फील हो रहा है जब ये सेशन चल रहा है, और मैं छुट्टी पे भी जा रही हूँ कुछ दिनों की, जो कि बहुत नीडेड है ना। ये सारी बातें मिलाकर के आपका टाइम फिक्स हो नहीं पा रहा है। कल और परसों 2 दिन क्लास होनी है, फिर आपकी 9 दिन की छुट्टी है। हम सीधा 4 तारीख को 5 तारीख को मिलेंगे। ठीक, चलिएगा देखिए 4th ऑप्शन, और फिर हम तसल्ली से तैयारी करेंगे ढंग से। देखिएगा, तो अभी तो आप जब लाइव आपको दिख जाए तब आ जाइए। असर्शन यानी कथन, और रीजन क्या है? कारण।
इस बीच आपको नोट्स अपडेट करा के दे दिए जाएंगे सभी के लिए फ्री, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी उस पर। देखना, असर्शन यानी कथन, अ टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स एंड नॉट गिव एनी रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स वंस दोज हैव बीन टेस्टेड। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में यानी डिस्कनेक्टेड चंक यानी डिस्कनेक्टेड टुकड़ों में, यानी एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ऐसे अगर आप देंगे तो बच्चों को याद रखने में समझने में दिक्कत होगी, ये कोई तरीका नहीं है। एंड नॉट गिव एनी रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ओल्ड नॉलेज से जोड़ो ही मत, ये तो एकदम बकवास बात है, क्योंकि आपको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना होता है। खंड जो है या जो चंक्स हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़िए। ऐसा नहीं कि असंबंधित खंड नहीं, संबंधित खंडों में पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चा, आप देखेंगे चौथी क्लास की जो टेक्स्ट बुक है वो बेस बनती है 5वीं क्लास के टॉपिक में, तो नोन टू अननोन जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रीवियस नॉलेज को, प्रायर नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट किया जाता है ना। तो ये कहना तो गलत हो गया। लर्निंग अकर्स इन अ लीनियर मैनर, देखिएगा ध्यान रखिएगा, कोई भी जो प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है, लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट भी क्या है, एक प्रक्रिया है। तो कोई भी प्रोसेस, जिसको प्रोसेस कह रहे हैं हम दुनिया में, वो कभी भी लीनियर नहीं हो सकती। लीनियर का मतलब होता है रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में तो व्यक्ति चले, अगर व्यक्ति की हार्ट बीट चले तो वो भी निपट जाए, ये तो डेवलपमेंट है। बात सही है नहीं? तो कोई भी प्रोसेस दुनिया में स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकती, चाहे वो आपका डेवलपमेंट हो, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन हो कि समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून कैसे सीखते हैं आप, और चाहे वो लर्निंग क्यों ना हो। ये सब स्पाइरल प्रोसेसेस हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं अगर मैं कहूं तो, ठीक है ना। तो ये आगे पीछे तो जाएंगी या कॉम्प्लेक्स हैं, ग्रेजुअली होंगी, लीनियर नहीं है कि सेम गति से, कि कल 2% सामाजिकरण हुआ, 2% कल सीखा, 2 ही आज सीखा, 2 ही परसों सीखा, 2 ही उसके अगले दिन सीखे। किसी दिन आप कम सीखते हैं, किसी दिन आप ज्यादा सीखते हैं, किसी दिन आप ज्यादा घंटे पढ़ते हैं फिर भी कम सिलेबस कवर होता है, किसी दिन आप कम घंटे पढ़ते हैं और आपकी इफेक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी इतनी होती है कि आप ज्यादा कवर कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है कि 2 + 2 + 2 दूनी 4, 2 दूनी, ये उसी हिसाब से नहीं, मैथमेटिक्स नहीं है ना। प्रोसेस कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है कि आप मान लीजिए स्विमिंग सीखने गए, जितना आपने शुरू के 2 दिन में सीखा उतना ही आप अगले 2 दिन में भी सीखेंगे। हो सकता है कुछ दिन आपको लगे यार आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिर आप देख रहे हैं यार इतने मजबूत हो गए आप जिसकी हद नहीं है। तो लीनियर नहीं होती कोई भी प्रोसेस, रेखीय नहीं हो सकती, यानी सीधी रेखा में नहीं चल सकती। वो आपने मूवीज में खूब देखा होगा, नाटकों में खूब देखा होगा, टीवी सीरियल्स में, कि जो पल्स है व्यक्ति की ऐसे ऐसे चल रही होती है, अगर वो ऐसे हो जाए स्ट्रेट लाइन तो बंदा खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, RIP रेस्ट इन पीस। तो ऐसे ही सारी प्रोसेस जो हैं वो ऊपर नीचे होके चलती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, स्पाइरल वे में जाती है, ना कि लीनियर वे में। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि लर्निंग जो है लीनियर प्रोसेस है, सीधी रेखा में चलेगी, नहीं। तो ये भी गलत और ये भी गलत। बहुत ही बढ़िया, बोथ A and R आर फॉल्स। क्या है? दोनों फॉल्स हैं, बच्चे की भलाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिंपल है, बोथ A and R आर फॉल्स, A और R दोनों गलत हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन और रीजन। क्या कहता है असर्शन और रीजन? कथन क्या है भाई? ये कहता है, अ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू मेक अ प्रेजेंटेशन अबाउट देयर लोकल हेरिटेज फॉर द स्कूल प्रोजेक्ट। यानी एक टीचर है जो एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, टू मेक अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एक PPT बनाने के लिए, मे बी अबाउट देयर लोकल हेरिटेज फॉर द स्कूल प्रोजेक्ट, कि उनका जो लोकल हेरिटेज है, स्थानीय विरासत है, कोई पुरानी बिल्डिंग हो सकती है, कोई कुआं हो सकता है, कोई और जगह ऐसी हो सकती है जो स्थानीय विरासत है उस जगह के लिए, तो उस पर एक प्रेजेंटेशन बनाए, उसकी हिस्ट्री पे, उसके फोटोज के बारे में, उसको कैसे जो है बेहतर बना करके रखा गया है ना। तो ये सब के बारे में, बच्चा कहाँ है? बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो कभी गलत नहीं होता, सही होता है। बच्चों को एनकरेज किया जा रहा है कुछ एक्टिविटी करने के लिए, कुछ भी समझ नहीं आया, इतना समझ आ गया कि बच्चा एक्टिव है तो बात सही है। अब आपको R चेक करना है। शेयरिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस कम्युनिटी एंड हेरिटेज हेल्प्स स्टूडेंट्स फील इंक्लूडेड इन द क्लासरूम। यानी जब अपने समुदाय और अपनी विरासत से संबंधित अनुभवों को साझा करेगा बच्चा, वो जहां से आता है, उसके कल्चर से, उसके बैकग्राउंड से, उसकी रियल लाइफ से आपने अगर कनेक्ट कर दिया, अपने एक्सपीरियंस जब वो शेयर करेगा तो उसको इंक्लूडेड महसूस होगा और उसको लगेगा मेरे समुदाय की बात भी कही जा रही है, क्लासरूम जो है, जो मेरी बाहर की लाइफ है और क्लासरूम की लाइफ है, वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बात तो सही है। तो अगर अब आप देख रहे हैं दोनों सही हैं, अब देखते हैं दोनों एक दूसरे के लिए कैसे सही हैं। A teacher encourages students to make a presentation about their local heritage for the school project because, सिंपल बिकॉज लगा के देख लेना है तो बात बन जाएगी, बिकॉज शेयरिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस कम्युनिटी एंड हेरिटेज हेल्प्स स्टूडेंट्स फील इंक्लूडेड इन द क्लासरूम। इसलिए करना चाहिए क्योंकि बच्चे जो है कनेक्टेड महसूस करेंगे। तो एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस कराने में मदद करता है।
बिल्कुल सही है, एकदम करेक्टली ये एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि लगाते ही। पहले आपको ये चेक कर लेना है दोनों सही है या नहीं है। बात तो सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात सही है कि नहीं है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, फटाक से समझेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि एक कथन है और आपका एक कारण है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट चिल्ड्रंस एबिलिटीज टू एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स कॉग्निटिव ग्रोथ। यानी सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चे की सामाजिक अंतः क्रियाओं में संलग्न होने की क्षमता को समुन्नत करती हैं, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करते हैं, यानी बढ़ावा देते हैं। यानी बच्चे को अगर प्रॉपर नींद मिल रही है, प्रॉपर डाइट मिल रही है, फिजिकल एक्टिविटी खेलने कूदने को मिल रहा है, तो बच्चे की जो एबिलिटीज हैं टू एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन वो बेहतर होंगी, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स कॉग्निटिव ग्रोथ, और जिससे उसका दिमागी विकास भी अच्छा होगा। भाई जब प्रॉपर खाना मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी मिल रही है, सोशली ग्रुप में खेलने कूदने को मिल रहा है, फिर बातचीत भी करने को मिलेगी, तो इससे क्या होगा, दिमाग का विकास भी बेहतर होगा, जब बाकी सारे टाइप ऑफ डेवलपमेंट पॉजिटिव हैं। तो बात तो सही है, राइट है, ये बात गलत तो नहीं कह सकते। रीजन क्या है, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये बात भी सही है कि विकास के सारे प्रकार, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, PCSE, यानी शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जिसको दिमाग का विकास कहते हैं, सोशल और इमोशनल। भाई अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप 4 लोगों में बैठने का भी मन नहीं करेगा, खेलने का भी मन नहीं करेगा, है ना, खेलने का मन नहीं करेगा, आप बातें नहीं करेंगे, आपने जो सीखा वो आप डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपकी सोच भी विकसित नहीं होगी, इमोशंस भी, आपको 4 लोगों में बैठना नहीं आएगा, जरा सी बात पे आप हर्ट होके हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, विकास के सभी पहलू जो हैं अंतः संबंधित होते हैं, ये बात सही है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बिकॉज लगा लो या क्योंकि लगा लो, दोनों बातें एक दूसरे के लिए सही हैं और दोनों आपस में भी सही हैं। तो ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात सही है नहीं? चलिए, बहुत खुशी की बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अजर्शन और रीजन की बात हो रही है। किसकी? अजर्शन और रीजन की बात हो रही है। और यहां पे बात जब हम करते हैं कथन और कारण की, तो देखते हैं assertion or reason. It is important to encourage children to speculate over causes of various phenomenon occurring around them. यानी ये महत्वपूर्ण है कि बच्चे के आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बच्चे को बढ़ावा दिया जाए, कि स्पेक्यूलेट किया जाए कि आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना, कि अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो क्यों है। बच्चे को अंदाजा लगाने का, सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का आप मौका दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चा एक्टिव होगा, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब को बढ़ावा मिलेगा। तो बच्चों को आप महत्व दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं एक्टिव रहने के लिए। बच्चा कुल मिलाकर के एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट है। अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब वो सोचेगा। रीजन क्या है इसका, चिल्ड्रन सीक टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ everything they see around them and these causal explanations lead them towards construction of mini theories. यानी बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं ना, जिज्ञासा है, जानना है उन्हें क्यों हो रही है कोई चीज, और उनकी कारक व्याख्या, ये जो उनका कॉजल एक्सप्लेनेशन है कि कोई चीज कॉज एंड इफेक्ट क्यों होता है, बारिश हुई है पानी भरेगा, क्यों हो रहा है, उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाता है। यानी वो अपनी मिनी थियरीज बनाते हैं कि ये इसलिए होता है, अपनी एक समझ बनाते हैं दुनिया की। बात सही है? तो ये दोनों ही बातें सही हैं। तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि स्पेकुलेट करने दीजिए, क्योंकि वो अपनी एक समझ बनाएंगे, बिकॉज वो अपनी एक समझ बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए सही हो गए, है ना। एक ये इसका जो रीजन है एकदम सही है कि आप उनको मौका देंगे, एनकरेज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, तो एक्टिव होंगे अगर वो, तो अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे। रीजन सही है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 95% लोग सही जवाब इसका दे रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे हम इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन और रीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या कहता है भाई, ये कहता है असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, कथन, टीचर शुड मेक एफर्ट्स टू कनेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट्स टू चिल्ड्रंस प्रायर एक्सपीरियंस एट होम। यही बात तो हम कर रहे थे कि अध्यापिका को या अध्यापक को नए संप्रत्यों को, नए कॉन्सेप्ट को, नए टॉपिक्स को बच्चों के पूर्व अनुभवों से, यानी ओल्ड नॉलेज से बच्चे के जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी नोन टू अननोन, नया टॉपिक क्या है, अननोन है, बच्चे के लिए अज्ञात है। जो वो पहले जानता है वो ज्ञात है, नोन है, तो नोन टू अननोन लेके जाएंगे आप उसको। जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, उससे न्यू नॉलेज को कनेक्ट करेंगे। ये बात कोई गलत है? सही है। जो बच्चे ने घर पे सीखा है और जो आप उसको सिखा रहे हैं, यानी जो वो जानता है और जो वो नया जानेगा, उन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, अच्छी बात है। रीजन क्या है, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्कूल एज वेल। यानी अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि स्कूल के बाहर लर्निंग बंद हो गई है, वो सीख रहा है निरंतर रूप से, चाहे वो नाना के यहाँ जाए, नानी के यहाँ जाए, मतलब सेम ही जगह रहते होंगे दोनों, है ना, चाहे वो बुआ के यहाँ जाए, चाहे वो मामा के यहाँ जाए, बात
बराबर है, वो कहीं भी जाए, वो ट्रिप पे लेके जाएं आप उसको, चाहे बाजार लेके जाएं, वो दिमाग उसका एक्टिव है, वो सीख रहा है हर टाइम। लर्निंग कोई सिर्फ स्कूल में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, हर जगह होगी, है ना। तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। तो आपको तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को, जो भी उसने कहीं बाजार में देखा, कहीं पे घूमने गया था वहां देखा, वो सब कनेक्ट करने का मौका आपको देना चाहिए। तो लर्निंग को अगर आप प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इस ऐसा क्यों करा रहे हैं हम, क्योंकि बिकॉज लर्निंग इज अ, बिकॉज लगा लो, सही लगेगा आपको ये, बिकॉज लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्कूल एज वेल। सही बात है, स्कूल के बाहर भी होती है, इसलिए हम ऐसा करने को कह रहे हैं। सिंपल, खत्म। बहुत बड़े 89% लोग सही जवाब दे रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप जो है अटकेंगे नहीं सवालों में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सबने मुझे लग रहा है मैराथन देख ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अजर्शन और कथन की जब हम बात करते हैं, स्टेटमेंट है और रीजन है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज। अभी हम बात कर रहे थे परासंज्ञानात्मक क्षमताएं, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना, जिसमें बच्चा जो है रिफ्लेक्ट करे, रिव्यू करे, एक प्लान बनाए, स्ट्रेटजी बनाए कि भाई ये वाले सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, ये करना है, वो करना है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, खुद की थिंकिंग को रेगुलेट भी कर पाएगा। एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों की परासंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दे। ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉग्निशन हो चाहे मेटा कॉग्निशन हो, दोनों ही पॉजिटिव बातें हैं। रीजन क्या है इसका, ओ गॉड सॉरी, व्हेन चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन बिलीव्स एंड थिंकिंग, जब आपको अपने बिलीव्स कि आप किन चीजों में विश्वास रखते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके बायसेस क्या हैं, इन सब चीजों के प्रति जब आप, या अपनी थिंकिंग कैसी है, अवेयर होंगे, तो दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर ओन लर्निंग। तो आप क्या है, अपनी ही लर्निंग को बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे, दिशा दे पाएंगे। ये बात भी सही है। तो मेटाकॉग्निटिव कैपेबिलिटीज क्यों उनको डेवलप कराने पे फोकस कराना चाहिए, बिकॉज बच्चे जो हैं वो अपनी ही क्षमताओं को लेकर, अपनी ही बिलीव्स को लेकर के बेहतर अवेयर होंगे और अपनी थिंकिंग को, अपनी लर्निंग को फिर वो रेगुलेट कर पाएंगे कि भाई मैं एक आलसी व्यक्ति हूं मान लो, और मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, तो बेटर है कि मैं ये कहूं कि रात को आलस आ रहा है, 12 बज गए हैं और ये वाला सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा, या कल मैं ये कर लूंगा। और आपको पता है कि आप उठेंगे नहीं अगर सो गए, तो आपका जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, आपकी जो क्षमता है, जैसे मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं जगे रह सकती हूं बजाय कि मुझे उठाओ सुबह, है ना। मजबूरी में तो फिर आप कहां ही देखते हो, आधे आधे घंटे में भी उठता है इंसान, बट प्रेफरेंस क्या है कि यार लगातार काम करना बेटर है, बाद में सो तो फिर तसल्ली से सो। ये मेरी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो गई। किसी का हो सकता है कि यार उसको 2 घंटे भी मिल जाए सोने को तो वो फ्रेश फील करेगा, बजाय कि वो लगातार काम करे। तो आप खुद की क्षमताओं को जानते हैं, इसका मतलब यह है आपका मेटाकॉग्निशन, आपको पता है आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, तो आप अपनी ही डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने आप को लर्निंग के प्रति डायरेक्ट कर सकते हैं। बात तो सही है। आपको पता है आपका वीक एरिया कौन सा है, आपको पता है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक कौन सा है, आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं कि यार मैथ्स में इस बार टाइम ज्यादा दूंगा क्योंकि पिछली बार दिक्कत हो गई थी, मेरा मैथ्स वीक है। इसका मतलब आप अपनी ही क्षमताओं को, अपने आप को देख पा रहे हैं और उस हिसाब से फिर आप गाइड कर पाएंगे। तो बात तो सही है। तो बिकॉज व्हेन चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन बिलीव्स एंड थिंकिंग, वो कैसे सोचते हैं, तो वो बेहतर कैपेबल बनते हैं अपनी लर्निंग को रेगुलेट करने के। तो ए भी सही है और ए और आर दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। 96% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फटाक से देख लेते हैं। अजर्शन है यानी स्टेटमेंट है, देखिएगा फटाक से, फटाफट पढ़िएगा इसको। कथन कहता है, अ टीचर शुड नॉट गिव स्पेस टू डिस्कस चिल्ड्रंस एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिनोमिनन। देखिए एक बात मैं सालों से लगातार कह रही हूं, आपको देखना बच्चा जहां एक्टिव है वो बात पॉजिटिव है। बच्चा यहाँ एक्टिव नहीं लग रहा हमें कि एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा को कोई स्थान नहीं देना चाहिए, यानी बच्चों की चर्चा को स्थान ही मत दो, यानी बच्चों को एक्टिव मत रखो, पैसिव बना दो। तो जो बच्चे को एक्टिव नहीं रख रहा, जो ऑप्शन, वो सही नहीं हो सकता। सिंपल बात, जब तक ये ना कहा हो कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। रीजन क्या है इसका, चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑन देयर ओन, के बच्चे जो है एक कारक व्याख्या नहीं निकाल पाते, यानी एक चीज से दूसरी चीज के बीच में क्या रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। ये आप कैसे मान ले रहे हैं भाई, कर पाएंगे बच्चे, अपने अनुभव के आधार पर निकाल पाते हैं जितना निकालते हैं। तो ये नॉट कैपेबल कहना तो अपने आप में गलत हो गया। तो दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स, एंड आगे की बात बचती नहीं है। 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बस लेंदी है पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल सवाल है ना, वो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने सारे टॉपिक्स को ठीक से पढ़ा है तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं चांद से मून से आएंगे क्वेश्चंस निकल करके। आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये सवाल आपके चेक कर लेते हैं, और थोड़ा सा पढ़ के आप कितना समझ पाते हैं। मैम हिंदी का भी पेडागोजी करा दीजिए, करा देंगे यार।
कराएंगे, अब नए साल में कराएंगे। मुझे लग नहीं रहा अगले 2 दिनों में तो हो पाएगा, फिर सीधा हम नए साल पे मिलेंगे। ओ गॉड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, असर्शन क्या कहता है, यानी कथन क्या कह रहा है, टीचर्स मस्ट एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर द नाइव और इंट्यूटिव थियरीज दैट दे कंस्ट्रक्ट, जिसको मिसकंसेप्शन या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी कहते हैं, कि बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर्स को जो भी बच्चे के अपने अनुभव के आधार पर, चाहे वो लॉजिकली गलत हो, बच्चे को लगता है उसने तालाब में हरे रंग का पानी देखा है, तो वो कह रहा है मैंने तो ग्रीन कलर का वाटर भी देखा है। आप तो कह रहे हो वाटर तो कलरलेस होता है, पानी का तो कोई रंग नहीं होता, बट मैंने तो टीचर जी, मैंने तो देखा था ग्रीन कलर का वाटर, या मेरे भाई ने कलर मिक्स किया था, ब्लू कलर का वाटर देखा था मैंने तो रूह अफ़ज़ा देखा था पिंक कलर का। तो वो अपने सहज अनुभव के आधार पे, जो उसका एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको कोई बात बता रहा है जो कि सही है। टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। कुल मिला के बच्चा एक्टिव है, और बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता। रीजन क्या है इसका, all children start off with preconceptions of reality and these conceptions influence their understanding in schools। यानी सारे ही बच्चे जो है वो शुरुआत कहां से करते हैं, स्टार्ट ऑफ कहां से करते हैं, अपने प्रीकॉन्सेप्शंस से। प्रीकॉन्सेप्शंस मतलब प्री कॉन्सेप्ट, अपने पूर्व अनुभव के आधार पे जो उन्होंने सोचा है, जो कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है वो लॉजिकली साइंटिफिकली सही हो, वहां से वो शुरू करते हैं पूर्व संकल्पनाओं से, और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। यानी जो उन्होंने प्रीवियस नॉलेज अपनी बनाई है, प्री कॉन्सेप्ट बनाए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हैं इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो स्कूल में कैसे सीखेंगे। तो वो कह रहा है ना, जब आप वाटर इज कलरलेस कह रहे हैं, तो बच्चा कह रहा है मैंने तो देखा है कलरफुल वाटर। तो अब चर्चा होगी, तो ये जो वो सीख रहा है प्रीवियस नॉलेज, उसकी यहां पे आएगी क्लासरूम में, हेल्प करेगी बेटर क्लैरिटी के लिए। तो दोनों बातें सही हैं, ये बातें एकदम सही है कि वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिकॉज अब यहां पे बिकॉज लगा लो, अपने आप सही हो जाएगा कि बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि भाई अगर आप प्रोत्साहित नहीं करोगे तो क्या होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी भी बच्चे ने कभी कोई अपने कॉन्सेप्ट नहीं बनाए होंगे। बच्चा तो बनाएगा, जब वो दुनिया में जी रहा है तो अपने कुछ अनुभव के आधार पर, अपने सहज अनुभव के आधार पर वो अपने प्री कॉन्सेप्शंस बनाएगा। जरूरी नहीं है कि वो लॉजिकली साइंटिफिकली ट्रू हो। तो नाइव कॉन्सेप्शन तो बनेंगे, मिसकॉन्सेप्शंस तो बनेंगे, क्योंकि सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं, अपनी एक कहानी से। तो ये बात सही है, ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 87% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आज तो आप लोग बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं, मतलब आप इनमें गड़बड़ नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। यानी जो मानव है, व्यक्ति है, मनुष्य है, अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण करने के योग्य है। यानी आप 60 साल के हैं तब भी आप बैडमिंटन खेलते रह सकते हैं, मोटर स्किल्स पे काम करते रह सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज, नई नई चीजें सीखते रह सकते हैं, सोचते रह सकते हैं, किताबें पढ़ते रह सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, मैं 25 तारीख से 4 तारीख तक बाहर हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी तो 2 दिन है, कल भी क्लास लूंगी, परसों भी लूंगी, ठीक है। तो इतने आप सारी जो मैराथन है, नोट्स वगैरह हैं, वो सब पढ़िएगा, प्रीवियस सेशंस देखिएगा, फिर आकर के हम बढ़िया से काम करेंगे। इतने मेरी तबीयत भी होपफुली सही हो जाएगी। ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ये बात एकदम सही है, ठीक। रीजन क्या है इसका, ये कह रहे हैं आउटकम ऑफ अ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली चेंज्ड इन लेटर ईयर्स। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, जो बचपन में कमी रह गई है उसको आप पूरी तरह से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप बेहतर टेक्निक से सिखा सकते हैं, लेकिन अगर बचपन का डेप्राइव्ड चाइल्डहुड है उसको आप अचानक से पूरा नहीं कर देंगे, रिवर्स नहीं कर देंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि बचपन हम क्यों आंगनवाड़ी में आटे से लेके और क्या क्या देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा टाइम है, उसके विकास का बहुत महत्वपूर्ण काल है वो जो बचपन हम कह रहे हैं, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड, 6 साल तक, 12 साल तक, 6 साल तक तो स्पेशली। उसके बाद फिर आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, जो डैमेज हो गया उसको पूरी तरह से रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है, जी नहीं। अगर किसी गैस की वजह से, या किसी गैस की चपेट में आने की वजह से, या फिर खाने की न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, या बैड न्यूट्रिशन मिलने की वजह से जो डैमेज हो गया कॉग्निटिवली या फिजिकली भी बच्चे को, वो दोबारा से आप उसको ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो इसका क्या है, ये अपने आप में गलत बात है। ये कहना सही है कि थ्रू आउट चलता है, लेकिन जो डेप्राइव्ड चाइल्डहुड है उसको आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो ये तो आर गलत हो जाएगा। ए इज ट्रू। तो आप में से कितने लोग, 63% लोग सही जवाब दे रहे हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका चेक करना तो बनता ही नहीं है कि रीजन सही है नहीं है, क्योंकि अपने आप में स्टेटमेंट ही गलत है, तो कहानी खत्म हो जाती है, थर्ड स्टेप पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई पढ़िएगा फटाफट। असर्शन यानी कथन, यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंसेस हेल्प्स लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग।
यानी विजुअल्स तैयार कर रहे हैं आप, विजुअल्स यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस, कुछ दिखाया, पिक्चर्स दिखाई और फिर चर्चा हो रही है क्लास में बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से, पूर्व अनुभवों के आधार पे कि उन्होंने उनको ये पिक्चर अंडमान निकोबार की फोटो दिखाई गई और कहा गया तुम क्या देखते हो, तुम कभी गए हो, तुमने कभी समुद्र देखा है, इस पे बात हो रही है। फिर तो बच्चे अपने अनुभव साझा करेंगे, बात सही है। इससे क्या होगा, हेल्प करेगी ये चीज टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर होगा, उसकी संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगी ये चीज कि आपने बच्चों को हवाई जहाज की फोटो दिखाई और फिर डिस्कस करने को कहा कौन कौन हवाई जहाज में बैठा है। अच्छा, फिर बच्चे बताएंगे अच्छा वो एयर इंडिया में इतने लोग जो है टकरा करके ये हो गया था। फिर वो सब अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, जो उन्होंने सुना होगा आसपास, जो न्यूज में देखा होगा, जो माँ बाप को चर्चा करते हुए देखा होगा। और इससे क्या होगा, चर्चा होगी तो उनकी अपनी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, गलत चीजों पे ठीक से चर्चा होगी, क्लासरूम में करेक्ट कराया जाएगा टीचर के द्वारा, या बाकी बच्चे कुछ और कहेंगे। तो ये हेल्दी बात है कि बच्चा एक्टिव है कुल मिलाकर। रीजन क्या है इसका, learners actively construct their own knowledge by connecting new ideas to existing ideas on the basis of materials or activities presented to them। यानी बच्चे को जो भी हम दिखा रहे हैं उसके आधार पे वो अपने पूर्व ज्ञान को कनेक्ट करेगा, उस फोटो से जो भी वो जानता है उसको कनेक्ट करेगा और जरूरत पड़ने पे अपने कॉन्सेप्ट्स को भी ठीक करेगा। बात तो सही है। तो बढ़ावा क्यों देना चाहिए, क्योंकि बच्चा बिकॉज लगा के देख लो सही है, क्योंकि बच्चा अपने नए विचारों को कनेक्ट कर पाएगा जो भी मटेरियल उसके सामने प्रेजेंट हुआ है। तो बात तो सही है, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक बात कह रहा है कि हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। यानी एक कक्षा है जिसमें अलग अलग सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बच्चे आते हैं, आर्थिक स्थिति सबकी अलग अलग हो सकती है, कुछ अमीर परिवार से हैं, कुछ गरीब से हैं, कुछ मिडिल क्लास से हैं, हर तरह का बच्चा है। एंड कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरली भी डिफरेंट है, भाषा अलग बोलते हैं, घर में खाना अलग बनता है ना, त्योहार अलग मनाए जाते हैं। एक बच्चा केरला से है, एक बच्चा पंजाब से है, एक बच्चा आपका गोवा से है, दूसरा बच्चा आपका मध्य प्रदेश से है। तो इस तरह से मल्टीपल जगहों से भी हैं। तो अब बच्चे जो हैं क्या होगा इससे, एंड कल्चरल बैकग्राउंड एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जब हम बात करते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे, ये बात सही है। ओनली स्टूडेंट्स विद विजुअल और हियरिंग इंपेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। ये कह रहे हैं कि इंक्लूजन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यानी समावेशी शिक्षा का मतलब वही है कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है या जो सुनने में दिक्कत है, जो श्रवण बाधित बच्चा है, सिर्फ उनको ही इंक्लूड करना है, यानी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ही इंक्लूड करना इंक्लूसिव एजुकेशन है। ये एकदम बकवास बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह का बच्चा, चाहे वो कल्चरली डिफरेंट हो, इकोनॉमिक स्टेटस अलग हो, चाहे फिजिकली कोई दिक्कत हो या फिजिकली बहुत अच्छा हो, गिफ्टेड हो बच्चा, एवरेज हो बच्चा, सुनने में दिक्कत हो नहीं हो, हर तरह का बच्चा, इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी का इंक्लूजन, सभी के लिए शिक्षा। तो ये कहना कि सिर्फ वो बच्चे जिनको विजुअली प्रॉब्लम होती है उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल करते हैं, ये गलत है। तो फर्स्ट तो सही है कि सारे बच्चों के अनुभव से सीख पाएंगे, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ वही है जिसमें दृष्टि बाधित या श्रव्य बाधित बच्चे हैं, तो श्रवण बाधित बच्चे हैं, ये कहना गलत होगा। तो आर तो फॉल्स हो गया, ए ट्रू है। तो ए बोथ तो ट्रू नहीं हो सकते, बोथ ए एन आर ट्रू कैसे हो जाएंगे जब आर गलत है। तो बोथ ए एन आर फॉल्स भी नहीं हो सकते क्योंकि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन ही बचता है इसके केस में, कोई और ऑप्शन आपका बचता ही नहीं है। 83% लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहना चाहता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी जो अधिगम है और विकास है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। ये बात गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे पे भी बताया था। लर्निंग, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, ग्रोथ, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस बात में कोई भी दो राय या कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है इसका? लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। अब ये हमें देखना है कि रीजन जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 94% लोग ए दे रहे हैं, चलो देखेंगे अभी। तो लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी जो अधिगम है वो विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करती है। यानी अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ये नई कंडीशंस पैदा करेगा विकास के लिए। देख लेते हैं, देखिए इंटर रिलेटेड तो है, इतनी बात तो क्लियर है। लर्निंग में हम मानते हैं कि आपने पढ़ना सीखा है ना, आपने रीड करना सीखा, रीडिंग सीखी। अब रीडिंग से क्या हुआ? आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, मूवीज देखी, मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, आपने रीड करना सीखा, इससे आपने हिस्ट्री पढ़ी क्योंकि आपको रीडिंग आ गई। हिस्ट्री की कोई वीडियो देखी, जानकारी जुटाई। अब रीडिंग जब आपको आती है तो आपने ये हिस्ट्री, पॉलिटी, व्हाटएवर आपने देखी, आप दुनिया घूमने गए। अब आपकी जो समझ है ओवरऑल वो बेहतर हो गई है ना, अब आपकी समझ बेहतर हो गई, यानी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ इस चीज से कि पढ़ना, रीडिंग एक एफर्टफुल प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? जिसमें एफर्ट प्लस प्रैक्टिस लगे। भाई रीडिंग आप एफर्ट मार मार के सीखते हो, ए से एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब कर करके आपने रीडिंग सीखा। एफर्ट और प्रैक्टिस, प्रयास से, अभ्यास से।
अब ये एफर्ट प्रैक्टिस करके रीडिंग सीखी, रीडिंग एफर्ट मार मार के आप कुछ लर्न कर रहे हैं हर दिन नया, इससे आपकी समझ, आपके दिमाग का विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लर्निंग क्या है? नई सिचुएशन पैदा करती है डेवलपमेंट के लिए। अगर आप कभी कुछ नया सीखते ही नहीं तो आपका डेवलपमेंट होता ही नहीं, आप अभिज्ञ ऐसे ही मर जाते अंधकार में ही, ठीक है ना? तो लर्निंग जो है नई सिचुएशन, नई कंडीशन पैदा करती है कई बार डेवलपमेंट के लिए। बात सही है? तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है। इसमें बिकॉज भी आप चाहें तो लगा करके देख सकते हैं कि ये दोनों रिलेटेड हैं, बिकॉज लर्निंग जो है नई कंडीशंस कई बार डेवलपमेंट के लिए पैदा करती है। तो बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम नकार नहीं सकते कि ये बात दोनों में से कोई भी गलत है, हमें मानना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? ये कह रहा है कि एक कथन है, समीर आ 6 year old कैन नॉट डू टास्क ऑफ कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। समीर एक 6 वर्ष का बच्चा है जो कंजर्वेशन का जो टास्क है और सीरिएशन का टास्क है वो नहीं कर पाता अभी, क्योंकि वो 6 वर्ष का बच्चा है। बात सही है नहीं? 6 वर्ष के बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है क्या? खुद सोचो, मैं क्यों बताऊं। सॉरी, देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां 6 वर्षीय समीर संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर पाता या सीरिएशन के कार्य नहीं कर पाता। खुद सोचना भाई, नहीं कर पाएगा क्योंकि 6 वर्ष का है, और 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है कंजर्वेशन और सीरिएशन। प्याजी की थियोरी कभी पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे भी है, बैच में तो मैं कराऊंगी ऑफ कोर्स। रीजन देखिएगा, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं, या प्री कॉन्क्रीट स्टेज भी ये कह सकता था चाहता तो, ठीक है ना? तो प्री ऑपरेशनल पूर्व संज्ञात्मक जो प्याजे की सेकंड स्टेज है, 2 से 7 वर्ष के बच्चे जहां आते हैं, और ये बच्चा है 6 साल का, तो ये 6 साल का बच्चा है तो ये प्री ऑपरेशनल में ही आएगा। चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। एक सिचुएशन के मल्टीपल पहलू नहीं देख पाते वो। ग्लास का यदि साइज देख रहे हैं तो साइज ही देखेंगे, ये नहीं देखेंगे उसकी शेप क्या है ना? इस पेन का रंग देख रहे हैं तो रंग ही देखेंगे, ये नहीं देखेंगे किस मटेरियल का बना है। हर एक पहलू से नहीं देख पाते चीजों को, है ना? तो 6 वर्षीय समीर जो है संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकता। क्यों? ये बात तो सही है, क्योंकि 6 वर्ष का है और प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और ये जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये सीसीएस 3 गुण जो है 7 से 11 में मैं आपको बता के चलती हूँ प्याजे की स्टेज में आते हैं, और ये अभी नहीं आएंगे क्योंकि 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, क्योंकि कई पहलू नहीं देख पाता। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ये बातें एकदम सही है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 81% लोग। चलिए जी, ए एंड आर आर सही, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज, लगा के देख लो, बिकॉज चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में कैसे पता लग रहा है हमें? क्योंकि 6 साल का है तो इसको डिफिकल्टी होगी मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने में, और मल्टीपल एस्पेक्ट ही कंसीडर करने होते हैं कंजर्वेशन में, ठीक है? सीरिएशन तो इसके अंदर एक छोटी सी प्रक्रिया है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, तो ये बोथ आर ए एंड आर आर ट्रू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है? कथन है कि इन मिडिल स्कूल टीचर्स शुड एनकरेज बॉयज टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंसेज रादर देन लैंग्वेजेस। यानी मिडिल स्कूल में जहां 6 to 8 क्लास की मान लो हम बात कर रहे हैं, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। आप ये मत सोचिएगा कि पेपर 1 के लिए है कि सिर्फ पेपर 2 के लिए है, सिर्फ कुछ नहीं होता। सीडीपी सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चंस का लेवल भी सेम होता है। देखिएगा बहुत माइन्यूट, कभी कभार वो कोई गारंटी नहीं होती, कई बार पेपर 1 में मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है और कई बार पेपर 2 में, तो कोई उसकी कोई वो नहीं है, वो एक ही लॉट के पेपर से बनते हैं। माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम बकवास बात है, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटिपिकल बात है कि जो चला रहा है इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि लड़कों को भाषा की जगह गणित पढ़ाओ। रीजन क्या है? बॉयज डू नॉट हैव द इनहेरेंट एबिलिटीज टू स्टडी लैंग्वेज। ये सब फालतू बातें होती हैं, स्टीरियोटाइप कभी भी साइंटिफिक होते ही नहीं है ना? कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये कहना जो है वो गलत होगा, ठीक है ना? ये कहना गलत होगा कि लड़कों में पढ़ने की भाषा नहीं सीख पाएंगे, उनके अंदर इनहेरेंट क्षमता नहीं होती, ये उनको माहौल नहीं मिला शायद, मे बी इसलिए। ये ऐसा ही है कि लड़कियों को ड्राइविंग में दिक्कत होगी। दोनों ही एकदम बकवास बातें हैं, कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं है। बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही है। नहीं, ट्रू तो नहीं है, तो फॉल्स ही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो कहाँ से देंगे? बोथ एन आर आर फॉल्स। 83% लोग सही जवाब दे रहे हैं, दोनों ही गलत हैं। तो एक्सप्लेनेशन तो क्या ही टेस्ट करें, दोनों ही ढकोसलेबाजी की बातें फालतू, है ना? जो चला आ रहा है साइंटिफिकली ट्रू नहीं है, लॉजिकली ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, अगर कोई ये बात मानता है इसका मतलब वो अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, अभी लॉजिक उसके अंदर नहीं आया है, ठीक? देखिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है? एक कथन है,
कथन क्या है, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिकॉल बेस्ड रिटन टेस्ट शुड बी द ओनली बेसिस ऑफ असेसमेंट। यानी सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में बस याद करने वाली रट्टाफिकेशन वाली टेस्ट ही असेसमेंट का या परीक्षाओं का एकमात्र तरीका है। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट शब्द और सिर्फ याद करना, रिकॉल एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, और यहाँ रिकॉल पे, रट्टाफिकेशन पे याद करने की बात ही कर रहे हैं। ये वाइगॉत्स्की का पर्सपेक्टिव है कि सामाजिक संरचनावादी यानी बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे रटने की तो कोई जगह नहीं। जहां कंस्ट्रक्टिविस्ट शब्द यूज हो गया यानी रचनावाद, तो एक्टिविटी करके सीखा जाएगा, बच्चा पैसिव नहीं हो सकता कि रिकॉल बेस्ड हो जाए। रीजन क्या है, चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली बाय रोट मेमोराइजेशन। रट्टाफिकेशन से बच्चे सीखेंगे नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग से सीखेंगे, अर्थपूर्ण अधिगम से सीखेंगे, जीवन से जोड़ करके सीखेंगे। अगर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट या बच्चे की बात हो रही है वाइगॉत्स्की के केस में, या कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद के केस में जिसमें पियाजे भी शामिल है, तो हम रट के बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, ये बकवास बात है। रटंत विद्या चलंत नहीं, दोनों ही गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स। 93% लोग आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। देखिए, इतने जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आपके सवाल गलत होने की संभावना बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट्स all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और other conditions। यानी समावेशी शिक्षा या शिक्षण जो है एक ऐसा तंत्र है जहां हर एक तरह के बच्चे को आप एकोमोडेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, चाहे वो उनके शारीरिक अंतर हो, यानी एक बच्चा बहुत ही स्पोर्टी हो सकता है, दूसरा बच्चा एकदम एवरेज हो सकता है स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज के मामले में, दूसरा बच्चा कोई बहुत गिफ्टेड हो सकता है, तीसरा बच्चा एवरेज हो सकता है। यानी हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर रही है आपकी समावेशी शिक्षा। बात सही है, नहीं है कोई दिक्कत? हाँ, ये आए हुए हैं, है ना, निर्भया निगम, मैक्सिमम क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको जबरदस्ती ही खराब क्वेश्चन करने तो वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर में आए हुए सवाल हैं तो लॉलीपॉप ही आएंगे अगर लॉलीपॉप हैं तो, ठीक। चलिए, तो आप फिर जब आके कहना कि हाँ पेपर तो हो गया हमसे सॉल्व, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आएगा, हर तरह का मौका आएगा, हार्ड सेट आएगा तब भी देखेंगे, ठीक है ना। देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशंस। बिल्कुल सही बात है, हर तरह का बच्चा है। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड, ये बात मैं मान रही हूँ कि आपकी तैयारी सही चल रही है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। तो उस चीज को और फिर हम लेवल बढ़ा देंगे, लेकिन उतना ही बढ़ाना है जितना पेपर के दायरे में है। बेवजह बढ़ा के कोई फायदा होना नहीं है, फिर वो बेवजह चला जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस टाइप की बात हो जाएगी कि नेट के क्वेश्चन आपको करा दिए जाए जबरदस्ती। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इज अ ब्रॉडर टर्म, यानी समावेशन का मतलब सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे को इंक्लूड करना नहीं है, हर तरह के बच्चे को। बिल्कुल सही बात है, ये इसलिए सही है क्योंकि इंक्लूजन की सही डेफिनेशन यहां दी हुई है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 62% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 20। Assertion है, our teacher gives a lot of project work and encourages children to work collaboratively। प्रोजेक्ट वर्क जनरली ग्रुप्स में ही दिया जाता है, परियोजना जो है प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप्स में ही दिया जाता है, परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए एक प्रोजेक्ट कोई भी ग्रुप में किया जाता है ना, तो कोलैबोरेटिवली बच्चे काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे, ठीक है, अच्छी बात है। रीजन क्या है इसका, चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू डिस्कशन विद पीयर्स, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके बेहतर सीखते हैं, इसलिए कोलैबोरेशन में काम दिया गया है, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न विद ईच अदर। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है। 97% लोग सही जवाब भी दे पा रहे हैं, फास्ट भी जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, असर्शन यानी कथन, चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसीज। मैंने कोशिश की है कि लगभग पूरा सिलेबस आपके सारी तरह के टॉपिक इनमें कवर हो जाए। हम सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लर्निंग से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो 5 नंबर का है उससे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो असर्शन रीजन के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे सिलेबस से, वो सब कवर हो जाए अलग अलग टाइप। तो कथन क्या है, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से ही सीखते हैं, यानी थ्रू फॉर्मल एजेंसीज कि कोई ट्रेनिंग दिलाने आप ले जा रहे हैं, वहां पे समाज कैसे रहता है ना, इस पे कोई बहुत फॉर्मल क्लास दी जाएगी, स्कूल में सिखाया जाएगा कि समाज के क्या तौर तरीके होते हैं, कौन सा त्योहार कैसे मनाया जाता है, फॉर्मल एजेंसी ना, ये कहना गलत है, एकदम बकवास बात है। बच्चा इनफॉर्मली, सोशलाइजेशन फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से होता है, ये जब हम सोशलाइजेशन पढ़ते हैं तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि आप स्कूल में भी तौर तरीके सीख सकते हैं, है ना, आप आर्मी में गए हैं तो वहां भी आप तौर तरीके सीख सकते हैं, आप चम्मच कांटे से खाना किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में भी सीख सकते हैं, और आप कहां सीख सकते हैं,
घर पे भी सीख सकते हैं कौन सा त्योहार कैसे मनाना है। ठीक, तो ये कहना सिर्फ के फॉर्मल एजेंसी सिखाती है, नहीं, इनफॉर्मली भी सीखते हैं आप। समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे कानून, परिवार से लेके समाज, पड़ोस से लेके, दोस्तों से लेकर के हर जगह से आप सीख लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूल जाके ही सीखेंगे। रीजन क्या है इसका? सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ वेल प्लान्ड मैनर। देखिए, कोई भी प्रोसेस रैखिक नहीं होती या रेखीय नहीं होती, लीनियर नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो ये कहना भी गलत होगा। तो दोनों ही क्या है? गलत हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। 69% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 22। देखिएगा ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि while teaching a concept, a teacher should encourage her students to brainstorm the instances and examples of contrast। यानी जब एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। कि जब टीचर पढ़ा रहा है बर्ड का कॉन्सेप्ट कि भाई ये बर्ड्स हैं, उड़ सकते हैं आसमान में, ये कबूतर है, ये तोता है, ये मैना है, ये फलाना है, तब आप गाय या भैंस का भी एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, या आप एक हेलीकॉप्टर का भी एग्जाम्पल दे दे रहे हैं कि ये बर्ड नहीं है, ये बर्ड का उदाहरण नहीं है। तो कॉन्ट्रास्ट में आपने विपरीत भी दे दिया कि ये नहीं है। एग्जाम्पल्स तो दिए, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्या नहीं है वो दे करके और क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका? ये वैसा ही है जो तोता उड़ मैना उड़ खेलते हो ना, तो उसमें भैंस को भी उड़ कर दो, इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कौन क्या नहीं उड़ेगा, तो वो नॉन एग्जाम्पल है उसका। ठीक, तो ये बात तो सही है। नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल। ब्रेनस्टॉर्म मतलब ग्रुप में बैठ करके सोचने को, बच्चों को आइडियाज को का मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल, ये कहना गलत होगा। नॉन एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सीखने में मदद करते हैं। नॉन एग्जाम्पल वही जो एग्जाम्पल नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ है, कि बर्ड के बारे में बता करके एक नॉन बर्ड का एग्जाम्पल देना कि ये बर्ड नहीं है, है ना, कि ये जो डॉग है वो बर्ड का एग्जाम्पल नहीं है, या हेलीकॉप्टर बर्ड नहीं होता, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया। जो उसके बारे में उसका उदाहरण नहीं है बट उसको एक्सप्लेन कर दे रहा है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जा रही है कि क्या नहीं है। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो कि थर्ड ऑप्शन आप लोग सही जवाब दे ही दे रहे हैं। कल आपके लिए कुछ मुश्किल सवाल लगेंगे क्योंकि ये वाले सवाल अब आप कर ले रहे हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है? अ चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन बिफोर शी लर्न्स टू कैच अ बॉल। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले, या गेंद को पकड़ना सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। न्यूरोमोटर मैचुरेशन यानी न्यूरॉन्स और मोटर बैलेंस अगर थोड़ा बहुत भी नहीं आया तो बच्चा बॉल नहीं पकड़ पाएगा। मतलब क्या है? आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखाएं, उससे पहले उसकी बॉडी में मैच्योरिटी होनी चाहिए इनफ। पेंसिल पकड़ने के लिए बच्चे की हाथों में जान होनी चाहिए। यानी जो आप सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए एक बेसिक मैच्योरिटी पहले होनी चाहिए। 10वीं क्लास का सिलेबस 5 साल के बच्चे को आप नहीं सिखाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी उसके लिए वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। बात तो सही है। एक न्यूरोमोटर मैच्योरेशन चाहिए आपको कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन उतना बैठ पाए कि वो कैच कर पाए। इस स्थिति में तो आए तब तो आप कैच करना सिखाओगे। 6 महीने के बच्चे को बॉल कैच करना थोड़ी सिखाओगे, क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है। न्यूरोमोटर मैच्योरेशन नहीं आया उसके अंदर। रीजन क्या है इसका? लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। हाँ, कई बार क्या है, विकास निर्भर होता है जो लर्निंग है, यानी अधिगम निर्भर होता है विकास की प्रक्रिया पे, कि बच्चे में लॉजिक आ जाए तब तो उस तरह का सिलेबस पढ़ाओगे। 11th क्लास में बच्चे का 12 से 18 के बीच में या 11 से 15 के बीच में होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, डिडक्टिव लॉजिक आएगा। तो इसलिए कई बार डेवलपमेंट जो समय के साथ अनफोल्ड होना है, सिखाना जो कि आप एनवायरमेंट से सिखा रहे हो, एफर्ट प्रैक्टिस करके, साइकिल भी तो आप एक उम्र पे ही सिखाओगे। आप कोई गेम लेने जाइए मार्केट में, उस पर लिखा होगा 3+ ईयर्स के बच्चे के लिए, 2+ ईयर्स के बच्चे के लिए। इवन आप सिंपल कपड़े लेने चले जाइए, उस पर भी लिखा होगा 6 महीने के बच्चे के लिए। तो पता है ना किस चीज के लिए बच्चा कितना मैच्योर है अभी। तो ये बात सही है एकदम। तो आप चाहें तो बिकॉज लगा के देख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। भाई कैच अ बॉल बिकॉज लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। यस, इन सम केसेस लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन डेवलपमेंट, और दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं। लर्निंग से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से लर्निंग। बात सही है। 85% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24? बताइए क्या कहता था अमेरिका। असर्शन क्या है? अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे's थियरी इज द कंसिडरेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। यानी एक जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। नन्हे वैज्ञानिक हैं बच्चे, यानी वो एक्टिविटी करके सीखते हैं, वो सक्रिय होकर के अपने एनवायरमेंट में सीखते हैं। कोई पेन मिल जाएगा, उसको खोल के देखेंगे, तोड़ के देखेंगे, चल के देखेंगे, छू के देखेंगे, अपने सेंसेस से दुनिया की समझ बनाएंगे। कोई भी चीज मिल जाए उसको खोलना, तोड़ना, लिखना, पकड़ना, वॉटएवर जो भी एक्टिविटी वो करके सीखेंगे। बच्चे एक्टिव रहते हैं, सिंपल बात। लिटिल साइंटिस्ट हैं, जैसे साइंटिस्ट जो है वो क्यूरियस है, नन्हा वैज्ञानिक, उस तरह से बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है
है ना। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि ये इनका क्रिटिसिज्म है। ये तो प्याजे की अच्छी बात है, ये क्रिटिसिज्म थोड़ी है। क्रिटिसिज्म होती है आलोचना की, इनकी कोई नेगेटिव साइड निकाल के ला रहा हो, नहीं। इस पे क्यों क्रिटिसाइज करेंगे? बच्चे का एक्टिव होना तो प्याजे का दिया हुआ वरदान है एक तरह से। रीजन क्या है? ये तो प्याजे ने कहा कि बच्चे भी सोच सकते हैं, नहीं तो सब कह रहे थे नहीं नहीं बच्चा तो छोटा है। चिल्ड्रन क्या है, रीजन क्या है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। बच्चा पैसिव नहीं हो सकता प्याजे के अकॉर्डिंग, कभी भी जीवन में नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें बच्चे को पूरी पेडागोजी में पैसिव नहीं रखना किसी भी हालत में। तो निष्क्रिय है बच्चा, है बस आप उसमें ज्ञान भर दे रहे हो, नहीं। बच्चा ज्ञान एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा, ज्ञान का सृजन करेगा एक्टिवली, यानी सक्रिय रूप से। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत हैं। इसमें कितनी गलतियां कर रहे हो यार आप, हैं? थर्ड ऑप्शन पे लगे पड़े हैं सब। भाई जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना के उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। इस पे कोई क्यों उनको क्रिटिसाइज करे, और कर रहा है तो गलत कर रहा है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव कंसेप्शन रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये गलत है, दोनों ही गलत हैं। हम डी के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्या कहता है ये 25? टीचर्स शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। टीचर्स को स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत आईक्यू टेस्ट का प्रयोग करना चाहिए बच्चे के इंटेलिजेंस को मापने के लिए। और रीजन क्या है इसका? स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट कैन प्रिडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। देखिए इस पे ना बहुत बवाल है कि बहुत लोग ये मानते हैं कि आईक्यू कोई एकमात्र तरीका नहीं है बच्चे की इंटेलिजेंस को जांचने का, और ये कह रहे हैं कि कैन प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। जैसे आपके हार्वर्ड गार्डनर तो मानते नहीं है कि आईक्यू टेस्ट जो है बहुत अच्छा तरीका है, बच्चे सिर्फ आईक्यू के माध्यम से ही इंटेलिजेंस को पूरी तरह से सही से मापा जा सकता है सिर्फ आईक्यू टेस्ट से। नहीं, बच्चे अलग अलग प्रकार से इंटेलिजेंट हो सकते हैं। कोई म्यूजिकली इंटेलिजेंट होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, वो आईक्यू से कैसे पता लगेगा आपको? तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 4 सवाल और हैं। असर्शन क्या है? इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर्स टीचर्स शुड गिव रीजनेबल ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रीजनेबल ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता देनी चाहिए उनको, इंडिपेंडेंस देनी चाहिए बच्चों को, और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, एक तरीका काम ना करे दूसरा तरीके से सीख लो। इन करिकुलम एंड असेसमेंट, चाहे वो सिखाने के तरीके हो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऑटोनॉमी हो, बच्चों को इंडिपेंडेंस दी गई हो, और चाहे वो टेस्ट करने के तरीके हो। बात तो सही है, बच्चा एक्टिव है। रीजन क्या है? चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे टेक ओनरशिप, यानी जब वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ यार ये मेरा काम है मैं करूंगा। एंड देयर लर्निंग नीड्स आर एकोमोडेटेड, यानी जो उनकी सीखने की जरूरत है उनको समायोजित किया जाता है, मल्टीपल मेथड से सिखाया जाता है। तो बात तो सही है। तो ऑटोनॉमी देने का क्या फायदा है? क्योंकि ओनरशिप का मौका मिल रहा है ना। स्वायत्ता आ रही है, स्वतंत्र है, प्रभुत्व है अपने सीखने पे कि ये मेरा काम है, मेरा क्वेश्चन है, मेरा पेपर है। एंड देयर लर्निंग नीड्स आर एकोमोडेटेड, सीखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, एक तरीका नहीं तो दूसरा तरीका, एक तरीके से नहीं जांच पा रहे हैं दूसरे से जांच लीजिए, किसी बच्चे को सुनाने में दिक्कत है उसको टेस्ट लिखवा करके ले लीजिए। तो हर तरह के बच्चे की नीड एकोमोडेट हो गई। रीजन भी सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि 93% लोग आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? It is important for middle school teachers to enable the students to look at the portrayal of gender stereotypes in the media critically। यानी एक माध्यमिक स्कूल के आप शिक्षक हैं, नया माध्यमिक लिखा हो, कोई भी लिखा हो, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे ध्यान देना ही चाहिए आपको एज अ टीचर। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। ये बात तो एकदम सही है कि बच्चे जो है क्रिटिकली देख पाएं कि कहाँ कहाँ मीडिया में, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो बुक्स हो आपकी, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो मीडिया हो, कहीं भी आसपास जेंडर स्टीरियोटाइप का जो पोर्ट्रेयल है किस तरह से दिखाया जा रहा है, स्पेशली मूवीज वगैरह में, तो इस पे वो देख पाए, है ना। कि खाना बनाते हुए अगर सिर्फ मम्मी को ही दिखा रहे हैं तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि रूढ़िबद्ध बात है, कोई बहुत अच्छी समझदारी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि ऐसा ही करना चाहिए सबको। मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी, ये बात भी सही है। क्यों मीडिया में क्यों क्रिटिकली देख पाए, यानी मूवीज में, न्यूज में, यूट्यूब वीडियोज में क्यों देख पाए? बिकॉज मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी, क्योंकि मीडिया जो है सामाजिकरण का एक बहुत ही बेहतरीन या महत्वपूर्ण संस्था है। तो जो बच्चे देखेंगे वो सीख जाएंगे। तो क्रिटिकली एनालाइज करें कि जरूरी नहीं है जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है वो सही है, या स्टीरियोटाइप्स कहाँ कहाँ है वो दिखाए जाने चाहिए। कि खाना बनाना है तो मम्मी की याद आ रही है ना, पैसे मांगने तो बच्चा पिताजी के पास ही जा रहा है, तो ये स्टीरियोटाइप का ही तो उदाहरण है और क्या है। तो इसका जो रीजन, ये बच्चे को अगर जिस दिन क्रिटिकली एनालाइज करना आ गया तो ये समझदारी हो जाएगी कि वो उसका जो एनालिसिस है वो सही हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मटीरियल्स सच एज मैनिपुलेटिव कैलकुलेटर्स एंड मैथ्स ऐप। चलिए देखना यार, कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी, मतलब नेटवर्क नहीं है कुछ, तो यहाँ सर्वर क्रैश कर गया था इसका।
देखना एक बार, आ जाओ फटाफट से कंप्लीट करते हैं ये। तो बात जो है यहाँ बात चल रही है कि डिसकैलकुलिया वाले बच्चे को कैलकुलेटर दे दो, क्योंकि ऑटिज्म वाला बच्चा जो है रिपीटेटिव टास्क करता रहता है। कोई सेंस बन रहा है दोनों बातों का? दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, बट कोई सेंस नहीं बन रहा, जैसे हम बिकॉज लगा के देख रहे हैं, खत्म बात। ये कोई तो परेशान कर रहा है, लोग लिख रहे हैं ब्लॉक हिम, ब्लॉक कर दो कोई भी अगर ज्यादा एक्स्ट्रा किसी को बेचैनी है तो। देखिए हम करते नहीं हैं, बट अगर आप लोग ही कहने लगोगे तो फिर तो करना पड़ेगा। खैर ये तो बाद में देखेंगे, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ए एंड आर दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, क्योंकि ए में कुछ और बात चल रही है, आर में कुछ और चल रही है। दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। फर्स्ट नहीं होगा भाई, आर सही एक्सप्लेनेशन थोड़ी है कि ऑटिज्म वाला बच्चा जो है वो रिपीटेटिव टास्क करता है इसलिए डिसकैलकुलिया वाले को कैलकुलेटर दे दो। कोई सेंस बन रहा है? नहीं। दोनों बातें अपने आप में सही हैं लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। असर्शन क्या? टीचर्स हु बिलीव दैट एबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी चेंज्ड बाय पुटिंग इन एफर्ट्स आर लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एट स्कूल। यानी वो शिक्षक जो मानते हैं कि क्षमता जो है निश्चित नहीं है, यानी एबिलिटी के एंटिटी व्यू को ना मान करके वो कहते हैं कि इंक्रीमेंटल है, क्षमता बढ़ाई जा सकती है मेहनत करके। इस बार भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, और प्रयास से बदला जा सकता है, बच्चा सीख सकता है, प्रदर्शन में सुधार आ सकता है। तो बच्चे को वो प्रेरित करेंगे जो टीचर्स ये मानते हैं कि एबिलिटी इंक्रीमेंटल है ना कि फिक्स्ड। एंटिटी व्यू में विश्वास नहीं रखते, और एंटिटी व्यू में विश्वास नहीं रखना, एंटिटी मतलब फिक्स्ड है एबिलिटी, तो फिक्स नहीं मानना है, एबिलिटी को आपको इंक्रीमेंटल मानना है कि हम बढ़ाते रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है कि बच्चों को मोटिवेट करेंगे आगे सीखने के लिए। मोटिवेशन इज लिंक्ड टू बिलीव्स टीचर्स हैव अबाउट द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। मोटिवेशन लिंक्ड होती है कि टीचर्स का क्या बिलीफ है बच्चों की एबिलिटीज के बारे में। अगर टीचर्स ये सोचते हैं कि बच्चा सीख सकता है यदि मेहनत करे तो मोटिवेशन बढ़ेगी, है ना। तो ये बात तो सही है, बिकॉज लगा दो, सही बैठ रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल, 87% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आखिरी सवाल पे आ जाते हैं आज के। क्या कहता है ये आखिरी सवाल? प्याजे का ही सवाल है, देखिए जरा। असर्शन यानी एक कथन है, 4-year-old राखी कैन नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द 2 बीकर्स एट द सेम टाइम व्हाइल पोरिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इनटू टॉल एंड वाइड बीकर्स। यानी 4 साल की राखी है और ये ध्यान में नहीं रख सकती जब 2 बीकर्स हैं। बीकर्स समझते ना, वो प्याजे के एक्सपेरिमेंट में भी थे। यानी 2 कप मान लो आप, मग्स मान लो 2, है ना। 2 बीकर्स हैं जिनकी विड्थ और लेंथ को, देख लेना मेरी ड्राइंग तो खतरनाक ही है ना। 2 बीकर्स हैं जिनकी विड्थ और लेंथ को जो है, चूहा ही बन जाएगा कुछ देर में बीकर की जगह, है ना। वो कंसीडर नहीं कर पा रही कि विड्थ और लेंथ नहीं देख रही, बस सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। यानी 200 ml पानी है जो आपको वो बीकर ए में है या ग्लास ए में है, और 200 ml ही पानी है जो ग्लास बी में है। हो सकता है एक बर्तन चौड़ा हो एक बर्तन पतला हो, इस चीज पे ध्यान नहीं दे पा रही है वो। उसको लग रहा है जो चौड़े बर्तन में गया है वो ज्यादा पानी है, ठीक है कोई नहीं। 4 साल की बच्ची है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंजर्वेशन आया नहीं है, सही है, कैसे देख पाएगी। रीजन क्या है? राखी इज एट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर जीन प्याजे। ये आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं देख पा रही है बाकी विड्थ और हाइट, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे है, पानी की क्वांटिटी पे। तो बच्चा शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये बात नहीं समझ में आती। 7 से 11 में आती है, क्योंकि कंजर्वेशन संरक्षण का गुण 7 से 11 में आता है। तो ये बात इसका रीजन सही से दे रही है, और दोनों बातें सही हैं क्योंकि बच्ची अभी 4 साल की है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 93% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। इसकी भी पीडीएफ हम जल्दी से आपको टेलीग्राम पे डलवा देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बता दीजिएगा, और किसी भी फेक चैनल वगैरह से मत जुड़िएगा। अगर आप बैच ले रहे हैं तो आप करियर विल ऐप पे ही जुड़िएगा, वहीं पे बैच आपको मिल पाएगा, ठीक है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। देखो अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत कम संभावना है कि आप ये वाले क्वेश्चंस गलत करोगे, क्योंकि पढ़ के समझ में आपको आ जा रहा है और आप दोनों के बीच में लिंक बिठा पा रहे हो। 25 में से 30, 28, 29, 27, 26, बहुत बढ़िया जी, मैक्सिमम। तो मतलब थोड़े और मुश्किल क्वेश्चंस आपको दिए जाने चाहिए। 29.5 बता रहा है कोई, ये कौन सा आपका एजेंसी है जहां से आप टेस्ट करा के आए हो? 29.5 नंबर कैसे लाए हो? लव फ्रॉम आसाम, धन्यवाद जी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल टैग वर्ड्स या की वर्ड्स हम लोग करेंगे, है ना। और कल और परसों आपकी क्लास है, फिर कुछ दिन की छुट्टी है, इतना आप प्रीवियस रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।